ये प्रतिभा स्थली भूमि है, ये प्रतिभा स्थली भूमि है, जहाँ जीवन का आधार मिले, निज परिवार समाज देश को सद्विद्या का द्वार मिले। ओ भारत प्रतिभारत, ओ भारत प्रतिभारत, ओ भारत। ये प्रतिभा स्थली भूमि है। छात्राओं जय जिनेंद्र, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? तो चलिए आज हम अर्थशास्त्र की अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा पालमपुर गांव की कहानी पार्ट 1 में पालमपुर एक काल्पनिक गांव है और वहाँ की मुख्य क्रिया खेती है और वहाँ अदर एक्टिविटीज़ जैसे डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग और ट्रांसपोर्टेशन होता है और वह अन्य गांव और कस्बों से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर 450 फैमिलीज़ हैं और जिनमें से कुछ अपर कास्ट और कुछ शेड्यूल कास्ट की फैमिलीज़ हैं। और हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी देखे जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल भी देखा। अब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्रोडक्शन के लिए कैसे यूज़ करते हैं तो हमने देखा वहाँ पर 75% लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं और 25% लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से फर्स्ट फैक्टर चाहिए, वह क्या था? भूमि। तो उन्होंने क्या बताया वहाँ की भूमि कैसी है? लैंड इज फिक्स्ड, मतलब भूमि वहाँ की स्थिर है। अब उन्होंने पूछा क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? तो इसके लिए हमें 2 मेथड पता चली थी। फर्स्ट मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, बहुविध फसल प्रणाली, और सेकंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, आधुनिक कृषि प्रणाली। इस प्रकार आप यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब हम आज पढ़ते हैं क्या भूमि ये धारण कर पाएगी? विल द लैंड सस्टेन? भूमि एक नेचुरल रिसोर्स है और साइंटिफिक रिपोर्ट से हमें यह पता चला कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसके द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत अधिक उपयोग किया गया है। आपको मालूम है कि हरित क्रांति में HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, मोर इरिगेशन इनकी आवश्यकता हुई। तो भूमि इन सब चीज़ों को धारण कर पाएगी? तो नहीं, भूमि में ये सभी चीज़ों को धारण करने की क्षमता नहीं है। तो इससे क्या हो गया? हरित क्रांति के कारण जो हमारी मिट्टी की उर्वरता है वो कम हो गई और अतिरिक्त सिंचाई के लिए हमें जो ट्यूबवेल की आवश्यकता थी तो हमने ट्यूबवेल से सिंचाई की, तो जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या हो गया? कम हो गया। और मिट्टी की उर्वरता और अंडरग्राउंड वाटर लेवल को हमें बनाने में कई वर्षों का समय लग जाता है और यदि वो एक बार नष्ट हो जाते हैं तो उनको रिस्टोर करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए और सतत पोषणीय विकास के लिए मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। अब हम देखते हैं 4th पॉइंट कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर? तो हमें यह मालूम है कि भूमि खेती के लिए कितनी आवश्यक है और उन लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है तो वहाँ भूमि का असमान वितरण हुआ है। जिस प्रकार पालमपुर में 450 फैमिलीज़ हैं तो जो शेड्यूल कास्ट है 150 फैमिलीज़, उनके पास तो भूमि ना के बराबर है या उनके पास भूमि है ही नहीं। और जो 240 फैमिलीज़ हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है और जो 60 फैमिलीज़ हैं मीन्स जो मीडियम और लार्ज फार्मर 2 हेक्टेयर से अधिक, उनमें से कुछ लोगों के पास 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि है। इस प्रकार वहाँ लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल तरीके से किया गया है। यहाँ पर पालमपुर में किसानों को जो कृषि भूमि का वितरण है उसका चित्र दिखाया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ है और जिसमें 24 ब्लॉक उसके अंदर हैं।
तो वहाँ पर 24 फार्मर्स एक लैंड पर कृषि करते हैं और उसके बाजू से ही जस्ट बाजू में एक और प्लॉट है जो कि एक फार्मर का है। तो हमें इससे ज्ञात होता है जितनी भूमि एक फार्मर को मिली है और वहाँ दूसरी जगह उतनी भूमि 20 किसानों के बीच में बटी हुई है। इस प्रकार इससे हमें समझ में आ गया कि भूमि का अनइक्वल डिवाइडेशन किया गया है। आप पाई चार्ट में देख रहे हैं कि 80% कृषकों के पास ओनली 36% लैंड एरिया है, जबकि जो 20% मीन्स लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास 64% लैंड एरिया है। हम देख सकते हैं कि भूमि का डिवाइडेशन अनइक्वल तरीके से किया गया। इसी को लेकर एक यहाँ गोविंद की स्टोरी भी दी गई है कि गोविंद नाम का एक किसान है और उसके पास उसकी 2.25 हेक्टेयर भूमि है और उसके 3 बेटे हैं। अपने तीनों पुत्रों के साथ उसी भूमि पर खेती करता था और अपनी आजीविका को वो चला रहा था। पर उसके बाद गोविंद की मृत्यु हो गई और पैतृक संपत्ति अधिकार के तहत उसकी जमीन उसके तीनों बेटों के बीच में बट गई। तो सभी बेटों को 0.75 हेक्टेयर भूमि मिली। बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधि होने के बावजूद भी वो उस पर प्रॉपर तरीके से कृषि नहीं कर पाए। तो आपको मालूम है जैसे हमारे परिवार रहता है तो वहाँ एक चूल्हे में ही भोजन बन जाता है, पर जब बंटवारा हो जाता है तो सबको अलग अलग चूल्हा चाहिए, तो कितना ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ, वो अपने खर्चों की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास आमदनी का कोई सोर्स ही नहीं था। तो इस कहानी में हमें यह समझ में आया भूमि बंटने से सिंचाई करना और उसके लिए पूंजी एकत्र कर पाना बहुत कठिन होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? हु विल प्रोवाइड लेबर? फार्मर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के, एक स्मॉल फार्मर्स और एक मीडियम या लार्ज फार्मर्स। तो हमने यहाँ ये देख लिया कि भूमि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फर्स्ट फैक्टर था। अब सेकेंड फैक्टर क्या होता है? श्रम। और श्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है और खेती में बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपने खेतों में, क्योंकि उनके पास बहुत छोटा खेत होता है, बहुत कम एरिया होता है, तो वे अपने खेतों में अपने परिवार वालों के साथ स्वयं खेती कर लेते हैं। तो इसके लिए उनको श्रमिक रखने की आवश्यकता नहीं होती। पर जो मीडियम या लार्ज फार्मर्स होते हैं उनका लैंड एरिया बहुत बड़ा होता है, तो वो स्वयं खेती नहीं कर पाते। उसके लिए वो क्या करते हैं, जो खेतिहर किसान होते हैं मीन्स लैंडलेस लेबर होते हैं, उनको वो किराए पर रखते हैं और उनसे क्या करते हैं, अपने खेतों में काम करवाते हैं। अब उस काम करवाने के एवज में उनको क्या देते हैं, उन्हें उस फसल में कोई अधिकार नहीं मिलता है। वो यदि किसान छोटे किसानों से काम करवा रहे हैं, वो फसल पैदा होगी तो उनको कुछ उसमें मिलेगा नहीं, उनको कोई अधिकार नहीं होता उसमें। वो तो सिर्फ उसके लिए थोड़ी बहुत मजदूरी दे देते हैं। ये मजदूरी किस रूप में होती है? कैश के रूप में भी हो सकती है और कुछ सहायता या काइंड के रूप में हो जाती है। कभी थोड़ा सा अनाज दे दिया या भोजन दे दिया, इस प्रकार उनको मजदूरी देते हैं। सभी कार्यों के लिए मजदूरी रेट भी अलग अलग है। जैसे एक क्षेत्र में मजदूरी करे तो उसका अलग रेट है, फसलों के अनुसार भी उसका रेट अलग है। कुछ कार्य कर रहे से कटाई का है या बुआई का कार्य उसका रेट अलग। यदि हम डेली बेस पर काम कर रहे हैं या किसी कार्य विशेष का कार्य कर रहे हैं तो इस प्रकार मजदूरी भी अलग अलग तरीके से फिक्स की जाती है। सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी मजदूरों के लिए फिक्स करती है कि कम से कम इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए। पर ये जो बड़े किसान होते हैं उन छोटे किसानों का शोषण करते हैं और वे उसके लिए मनमाने ढंग से मनमाना रेट उनको देते हैं। और क्यों वो लेने को तैयार हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास ज़मीन तो है नहीं और गांव में कोई विशेष काम होते नहीं हैं, वे कम मजदूरी पर ही काम करने को उनके लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जो डाला और रामकली 2 फार्मर्स हैं उनके बीच की है। तो अब आप इसको पढ़ें और उसमें आपको समझ में आएगा
कि इन फार्मर्स को कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा 6 पॉइंट है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो आपने इसके पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फर्स्ट फैक्टर लैंड, सेकेंड फैक्टर लेबर, इसको देखा। अब एक थर्ड फैक्टर जो है कैपिटल। तो पूंजी क्या है? किसानों को कार्य करने के लिए, खेती करने के लिए कुछ मुद्रा की आवश्यकता होती है, तो उसको ही क्या कहते हैं? कैपिटल। और कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट फिक्स कैपिटल और सेकेंड वर्किंग कैपिटल। तो ये कैपिटल आती कहाँ से है? तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें HYV सीड्स और सिंचाई के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए इन सबको खरीदना होता है। तो उनके लिए जो पैसों की आवश्यकता होती है, तो ये पैसे तो उनके पास है नहीं है, तो ये पैसों को उधार लेते हैं। अब वो इनको कहाँ से उधार लेते हैं? तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि इसे जो उधार पैसा है उसको क्या कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में? साख या क्रेडिट। तो ये क्रेडिट कौन देता है, इसको हम देखते हैं। ये क्रेडिट भी 2 प्रकार का है, फर्स्ट संस्थागत साख, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, और सेकेंड गैर संस्थागत साख, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो संस्थागत साख क्या है? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से आश्रय एक ऐसी सुविधा है जिसमें सरकार या बैंक कृषकों को क्या करते हैं? ऋण प्रदान करते हैं, और इसके लिए उनको जो डॉक्यूमेंट्स है, कागजी कार्रवाई, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी पड़ती हैं। तो जो किसान होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो इस फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल नहीं कर पाते, इस कारण वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को नहीं ले पाते। और सेकेंड नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, गैर संस्थागत साख, इसमें किसान अगर सेठ से या साहूकार हैं, गांव का कोई महाजन है या बड़े कृषक हैं, उनसे बहुत ऊंची ब्याज दर पर, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है, उससे क्या करते हैं? ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, और उनके इस क्रेडिट को लेने के लिए कुछ आपसी समझौते भी होते हैं, और उनको उन समझौतों के लिए उनकी पूर्ति भी करनी पड़ती है, और उनके लिए कोई कागजी औपचारिकताएं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती। तो जो किसान है उनको वो लेना इजी हो जाता है, इस कारण से वो गैर संस्थागत संस्थाओं से ऋण लेना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपने ऋण लेकर अपने खेती में या अपने लिए पूंजी की, वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था कर लेते हैं। पर जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? तो उन्हें पहले से ही खेती की से बचत हो रही थी, तो उसका उपयोग वो वर्किंग कैपिटल के रूप में करते हैं। किसानों के लिए सरकार ने बहुत सारी नई नई योजना भी बना दी हैं। तो जो छोटे किसान हैं तो उनको आज उनसे अवगत होना चाहिए, सभी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। अब हम देखेंगे ये बड़े किसानों को बचत होती है, तो ये बचत कैसे होती है? तो आगे हम देख रहे हैं कि फार्मर्स अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री कैसे करते हैं। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन और फंक्शन के तीनों फैक्टर का यूज किया। फर्स्ट भूमि लैंड, सेकंड श्रम लेबर, और थर्ड कैपिटल पूंजी। इनका उपयोग करके जो भी प्रोडक्शन हुआ, जैसे गेहूं का उत्पादन किया, तो उसको जो बड़े किसान हैं उनको जितनी भी आवश्यकता होती है उतना गेहूं अपने परिवार के लिए रख लेते हैं, और बाकी अधिशेष गेहूं को जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है उसको मार्केट में बेच देते हैं। पर छोटे किसानों के पास तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो जो बड़े किसान होते हैं वे ही मार्केट में कोई भी प्रोडक्शन की पूर्ति कर पाते हैं। तो यहाँ पर वो गेहूं आदि को बाजार में, और जो बड़े व्यापारी हैं जैसे रायगंज है, शाहपुर है, वहाँ के मार्केट में बेच दिया। यहाँ पर एक बड़े किसान का नाम आया है जिसका नाम है तेजपाल सिंह। तो वो क्या करता है, अपनी पूरी भूमि पर प्रोडक्शन करता है, तो इस बार उसको 350 क्विंटल गेहूं प्राप्त हुआ है। तो वो इसको क्या कर रहा है, मार्केट में बेच रहा है। और लास्ट टाइम जब उसने उपज की थी तो उसको उससे जो इनकम हुई थी उसके लिए उसने क्या किया, आगे का प्लान भी किया है कि इस बार जो उसको इनकम होगी उससे वो क्या करेगा, ट्रैक्टर खरीद लेगा, फिक्स कैपिटल में वृद्धि कर लेगा या लोन देगा। गैर कृषि क्रियाएं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, तो जिसमें फर्स्ट है
डेयरी दुग्ध उत्पादन। पालमपुर में कई परिवार में डेयरी उद्योग प्रचलित है और वहाँ वे अपनी गायों को या भैंसों को घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार बाजरा खिलाते हैं और जो उनसे दूध प्राप्त करते हैं उनको वे बड़े गांव में, पास के बड़े गांव रायगंज में बेच देते हैं। और शाहपुर के व्यापारियों ने रायगंज में ही दूध संग्रहण केंद्र और शीतलन केंद्र भी खोला है, जहां से दूर दराज के शहरों में और कस्बों में दूध को भेजा जाता है। खेती और पशुपालन ये दोनों पूरक हैं, क्यों पशुपालन में जिन पशुओं को पाला जाता है वह पशुओं को चेतन धन माना जाता है और ये दुग्ध उत्पादन करने से इन पशुओं का भी निर्वाह हो जाता है और हमारे लिए आजीविका का साधन भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि खेत की घास आदि से पशुओं को आहार प्राप्त हो जाता है और आपको उसके लिए अलग से कोई पूंजी लगाने की आवश्यकता तो होती नहीं है और उससे प्राप्त दूध को घर में उपयोग करने के बाद अतिरिक्त दूध को बेच देते हैं और वो उससे भी आय प्राप्त कर लेते हैं। और इसके अलावा गाय से हमें गोबर गौमूत्र भी प्राप्त होता है, तो उससे खेती में खाद बनाने के लिए उपयोग कर लेते हैं, जिससे जैविक खाद बनकर तैयार हो जाती है। गाय से और कोई भी लाभ है क्या? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में गाय होती है उस घर में वात्सल्य भाव बना रहता है और डॉक्टर्स ने भी बताया है कि 10-15 मिनट गाय को सहलाने से हमारे शरीर के बड़े से बड़े रोग भी दूर हो जाते हैं। आपको एक एग्जाम्पल में देना चाहती हूँ। पूना में जो पागल लोग पागल खाने में रहते थे उनको उनने गौशाला में रखा और गौशाला में रखने से पागल लोगों के रोग ठीक हो गए हैं। आज इस समय की विडंबना ऐसी है कि जो लालची मानव होते हैं वो अत्यधिक पैसा कमाने के लिए इन गायों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। आजकल दूध निकालने के लिए गायों को मशीन फिट कर दी जाती है और उनसे कभी कभी दूध के साथ ब्लड भी आ जाता है। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी गांव की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए लघु स्तर पर विनिर्माण की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि गांव में खेती साल भर संभव नहीं है। उन्हें बीच बीच में कुछ समय रुकना होता है, तो वे लोग अन्य कार्यों से भी जुड़े रहते हैं ताकि सुचारू रूप से उनको जीविका की प्राप्ति होती रहे। और ये मैन्युफैक्चरिंग के कार्य घर में या कहीं पास में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए पारिवारिक श्रम की आवश्यकता होती है। इससे बहुत से कुटीर उद्योग जैसे हथकरघा, बांस की टोपी बनाना, झाड़ू बनाना, किसी कलात्मक कार्य को करना, ये सभी आते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक राजस्थान की बाड़मेर गांव की महिला जिसका नाम रूमा देवी था, वह कशीदाकारी का कार्य करती थी। गांव में ही एक समूह तैयार कर लिया और समूह के सभी महिलाओं को इस कार्य को सिखा दिया और आज वह महिला जहां उसने एक छोटा समूह तैयार किया था और भी उसका कार्य और लोगों के बीच फैल गया और 22,000 महिलाओं को रोजगार दे रही है। अभी उसको राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कारित किया गया था। तो इस प्रकार महिलाएं भी छोटे छोटे कार्य को अपने घर परिवार को चलाती हैं और पैसा को अर्जित करती हैं। और अजयश्री जी ने भी यही उद्देश्य को लेकर मीन्स गांव के लोगों का जीवन स्वास्थ्य तो इस भाव को लेकर हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यों की प्रेरणा दी। इसके द्वारा अच्छी आय प्राप्त हो गई और इससे हमारी जो कला है वो सुरक्षित रहती है और हम भारत की संस्कृति को भी पुनर्जीवित कर रहे हैं। और इनके हाथों में जो कला हमें देखने को मिलती है वो अच्छी से अच्छी मशीनें भी वैसा कार्य नहीं कर सकती। इस प्रकार ये सभी हमारी कला को जीवंत रखते हैं। अब पालमपुर में दुकानदार, तो पालमपुर में अनेक प्रकार की दुकानें देखने को मिलती हैं जहाँ रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, जनरल स्टोर्स के सामान, तेल, कॉपियाँ, पेंसिल, ये सभी देखी जाती हैं, क्योंकि वहाँ जो प्रोडक्शन होता है वो बेचेंगे कैसे। और तो वहाँ गांव के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी शहरों से, बड़े बड़े शहरों से लोग थोक माल लाते हैं और यहाँ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और यहाँ गांव में जो प्रोडक्शन होता है वो उन दुकानों के माध्यम से बेचे जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन। किसी भी राष्ट्र की जीवन रेखा, लाइफलाइन वहाँ की परिवहन व्यवस्था को ही माना जाता है।
यदि वहाँ परिवहन की उचित व्यवस्था नहीं होगी तो यह गांव कभी भी विकसित नहीं हो सकता। तो पालनपुर और रायगंज के बीच सड़कों पर कई प्रकार के वाहन चलते हुए देखे जाते, जैसे रिक्शा वाले, तांगा वाले, और ये लोग अनेक वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाते हैं और इनके बदले उन्हें पैसा प्राप्त होता है। सारांश। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक कृषि, दुग्ध उत्पादन व हथकरघा थे। इसी से भारत था सोने की चिड़िया। रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत थी आवश्यकता। ये रोटी पाते कृषि से, दुग्ध पाते गायों से और कपड़ा हथकरघा से। मकान गांव की माटी से यह स्वदेशी वस्तुएं अपनाते और भारत का भाग्य चमकाते। इस प्रकार आपने भारत देश की आत्मा, जिसे गांव कहते हैं, उसका संपूर्ण अध्ययन प्राप्त किया और यह देन हमारी युग दृष्टा की ही है। जैसा कि आप जानते हैं, युग के आदि में आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान ने षट कर्मों का उपदेश दिया। वे षट कर्म असी कृषि, शिल्प, विद्या, वाणिज्य हैं। तो यह कृषि की शिक्षा भी हमें उन्हीं से मिली और उन्हीं की परंपरा को जीवंत रखने वाले संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने भी कहा है, ऋषि बनो या कृषि करो, उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, जघन्य नौकरी। और उन्होंने किसानों के लिए भी कहा है कि भारतीय किसान प्राचीन विज्ञान के हिसाब से ही खेती करता आया है, पर खेती का तरीका तो बदल गया, परंतु किसान आज भी वही है। जैसे खेत में फसल के साथ खरपतवार भी पैदा हो जाती है, पर दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, पर उसे वे सावधानी से हटाता है, तभी वह लहलहाती हुई फसल हमें प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में कर्म करता जाता है, तो अच्छे कर्म के साथ कुछ बुरे कर्म भी करता है। तो आप भी उस किसान की तरह खरपतवार के समान उन बुरे कर्मों को हटाते जाओ, अर्थात भौतिक चकाचौंध से बचते जाओ, तभी आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। इसलिए आचार्य जी ने एक हाइकू में भी कहा है, खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। इस प्रकार यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब होमवर्क। जैसा कि आपको मालूम है कि अब 9th-10th क्लास में आपको जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वह पैराग्राफ से भी बनकर आते हैं। तो इसमें कुछ पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रही हूँ। तो क्वेश्चन तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप देख भी रहे हैं। आंसर को आपको पैराग्राफ से निकालना है और पॉइंट बनाकर अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव का परिचय इंट्रोडक्शन दीजिए। आंसर पेज नंबर 1 टॉपिक इंट्रोडक्शन से आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, उत्पादन के 4 कारक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। इसका आंसर पेज नंबर 2 उत्पादन का संगठन टॉपिक से मिलेगा। क्वेश्चन थर्ड, बहुविध फसल प्रणाली मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। इसका आंसर पेज नंबर 3 सेकेंड टॉपिक से, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, इससे लेकर यहाँ से शुरू करके और आगे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन, आधुनिक कृषि प्रणाली मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम या हरित क्रांति क्या है। आंसर पेज नंबर 4 सेकेंड पैराग्राफ 1960 के दशक के अंत से लिखना है। क्वेश्चन फिफ्थ, कृषि और दुग्ध उत्पादन डेयरी कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, आपको इसका स्वयं अवलोकन करना है। जय जिनेंद्र।